अस्सलाम वालेकुम। क्रिकेट हंगामा में नसीम राजपूत बीटीवी के तमाम नाजरीन से मुखातिब है। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 6 अब अपने इख्तिताम की जानिब रवां दवा है। मुल्तान सुल्तान अब सुल्तान बनने से, पीएसएल 6 के सुल्तान बनने से सिर्फ एक कदम की दूरी पर है। वो फाइनल में पहुंचने में कामयाब हो गए और अपने क्वालिफायर में एक ऐसी टीम को शिकस्त दी जिसने दोनों मरतबा उन्हें राउंड मैचेस में हराया था, जबकि 10 में से 8 राउंड मैचेस जीतने के बाद उन्होंने टॉप पोजीशन हासिल की थी इस्लामाबाद यूनाइटेड ने। लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम की बैटिंग जिस तरीके से लड़खड़ाती हुई दिखाई थी, ख्वाजा के अलावा सिवाय उस्मान ख्वाजा ने जिस तरीके की बैटिंग की थी, 70 रन स्कोर किए, बाकी कोई दूसरा बैट्समैन उनको सपोर्ट नहीं कर सका। और जितने इनफॉर्म बैट्समैन दिखाई दे रहे थे वो जिस अंदाज से आउट हुए वो भी सबने देखा। 31 रन से हराने के बाद इस्लामाबाद यूनाइटेड को मुल्तान सुल्तान फाइनल में पहुंच गए, जबकि जो पहला एलिमिनेटर खेला गया जिसमें कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी मध्य मुकाबले थे, अच्छा मुकाबला देखने को मिला, लेकिन 3 गेंदों कबल टारगेट हासिल करने में कामयाब हुए फॉर्मर चैंपियन पेशावर ज़ल्मी, और इस तरह डिफेंडिंग चैंपियन कराची किंग्स का भी किस्सा तमाम हुआ। बाबर आजम ने एक मरतबा फिर नेट सेंचुरी स्कोर की, लेकिन उनका स्ट्राइक रेट 113 ही रहा। दीगर बैट्समैनों की अगर गप्टिल की बात कर लें, शर्जील की बात कर लें, वो भी उस तरीके से सपोर्ट एक मरतबा फिर ना दे सके। दानिश अजीज को प्रमोट किया गया लेकिन वो भी उतना परफॉर्म नहीं कर सके। इस तरह कराची किंग्स का किस्सा तमाम हुआ। आज इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी की टीमें सेकंड एलिमिनेटर में मध्य मुकाबिल होंगी, और जो टीम भी जीतेगी वो फाइनल में परसों मुकाबला करेगी मुल्तान सुल्तान से। इसके अलावा पीएसएल के अलावा जाहिर है आप सबको पता ही होगा कि 24 तारीख को पीएसएल खत्म होगी, 25 तारीख को पाकिस्तान क्रिकेट टीम दौरा इंग्लैंड पर रवाना हो रही है। उनकी कोविड टेस्टिंग का भी आगाज हो गया है। इसके साथ साथ वो प्लेयर्स जो कराची में जमा हो रहे हैं, हेड कोच मिसबाह उल हक और दीगर तमाम लोग, उनकी भी कोविड टेस्टिंग का आगाज हो गया है और वो क्वारंटाइन हो गए। टीम 25 तारीख को इंग्लैंड रवाना होगी, लेकिन टीम के साथ बैटिंग कोच पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले, सबसे ज्यादा सेंचुरियां बनाने वाले यूनुस खान नहीं जाएंगे। यूनुस खान ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से किनारा कशी इख्तियार कर ली है, जिसके रीजंस 2-3 तो सामने आए जिसको आज अपने प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। लेकिन अपने क्रिकेट हंगामा में हम अक्सर ये बात करते थे कि यूनुस खान जो किताब लिख रहे हैं बैठ के, वो चाहे जिम्बाब्वे की बैटिंग हो रही है तो भी वो एक खामोशी से साइड में बैठ के लिख रहे होते थे किसी पर्चे पे, किसी किताब पे। वो किताब जब खुलेगी तो फिर बहुत कुछ खुलेगा, और ये माजी में होता रहा है पाकिस्तान क्रिकेट के साथ कि जब भी कोई किताब खुली है, वो किताब पहले तो दिखाई नहीं देती थी, इस दफा तो किताब फिर भी दिखाई दे रही थी यूनुस खान की सूरत में। अभी तक खुली नहीं है किताब, लेकिन इनसाइडेड रिपोर्ट्स जो आ रही हैं सामने, उस पर भी डिस्कस करेंगे। हमारे साथ शो में गुफ्तगू के लिए मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, अपने वक्त के जबरदस्त मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, क्रिकेट एनालिस्ट, कमेंटेटर, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फॉर्मर मैनेजर, कोच, चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी, पीसीबी में बहुत सारी जिम्मेदारियां अंजाम देने वाले द वन एंड ओनली हारून रशीद। अस्सलाम वालेकुम हारून भाई। हारून भाई, मुल्तान सुल्तान एक कदम की दूरी पर सुल्तान बनने से पीएसएल 6 के। जी वालेकुम अस्सलाम नसीम। आज तो लगता है कि बड़ा हंगामा खेज किस्म का ये आप क्रिकेट हंगामा करने जा रहे हैं, क्योंकि यूनुस खान का भी आपने जिक्र कर दिया है, तो आई थिंक काफी हंगामा खेजी मुतवक्किल है। जहां तक आपने बातें की टीम्स के सिलसिले में, देखिए एज एक्सपेक्टेड हम कल बात कर रहे थे कि मुल्तान सुल्तान जिस तरीके से खेलती भी आ रही है उसको रोकना ऐसा लगता है कि थोड़ा सा नामुमकिन दिखाई दे रहा है। और सबसे अच्छी चीज जो ये है कि उनका पॉजिटिव इंटेंट अगर आप देखें कि चाहे वो पहले बैटिंग करें, यानी बहुत कम ऐसे कैप्टन देखे हैं जो टॉस जीत के पहले फैसला करें बैटिंग करने का और फिर वो मैच भी जीत ले। क्योंकि नॉर्मली हम यही देख रहे थे कि जी इससे टॉस जीतने वाला कैप्टन दूसरी टीम को दावत देता है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए जो दूसरा एलिमिनेटर था वो भी बड़ा अच्छा हुआ, उसमें भी कोई किसी किस्म का शक नहीं है। लेकिन पेशावर ज़ल्मी के ज़ाज़ाई ने ज़ाज़ा कर दिया और उन्होंने जिस तरीके से बैटिंग की, तहस नहस करके रख दिया उन्होंने अपनी ऑपोजिशन को। और आई थिंक वहां पर जो सेकंड एलिमिनेटर की जो मैं बात कर रहा हूँ, जो कि कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी का था, उसमें कराची किंग खुद अपना आप को कसूरवार ठहराना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जिस अंदाज में फील्डिंग की, जिस अंदाज में क्रूशियल मौके के ऊपर कैचेस छोड़े, तो फिर नहीं डिजर्व करते थे उस मैच को जीतना। वेयर एज मुल्तान सुल्तान ने आउटस्टैंडिंग जो भी उनकी प्लानिंग थी, टॉस जीत के उन्होंने क्या करना था क्या नहीं करना था, बावजूद इसके के 0 रन पे आउट हो गए थे, जो उनके बहुत ही जबरदस्त बैट्समैन और कैप्टन रिजवान, उसके बावजूद टीम को एक ऐसे स्कोर पे लेके जाना जो ये शो करता है कि एक अच्छी टीम की निशानदेही करती है कि किसी एक प्लेयर पे वो डिपेंड नहीं कर रहे, जिसको जो मौका मिलता है वो आगे उसमें चिप इन करता है और टीम को ऐसा कंट्रीब्यूट करता है
तो टीम के लिए विनिंग स्कोर प्रोवाइड कर देता है। अब टॉस, जैसे आपने अभी बात की कि फैसला किया, दिलेराना फैसला किया था रिजवान ने जब पहले बैटिंग का, और लाजमी तौर पे इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम एक मैच में 247 रन भी स्कोर करके आ रही थी पहले बैटिंग करने के बाद। लेकिन हारून भाई, नॉकआउट मरहले में अगर आप पहले बैटिंग करते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ प्रेशर कम होता है, और इस्लामाबाद की बैटिंग जितनी कॉम्पैक्ट थी कि नीचे तक जिस तरह बैटिंग करते हुए आ रहे थे, उस लिहाज से रिजवान का फैसला खासा दानिशमंदाना था। बहुत दानिशमंदाना। देखिए उसके पीछे दो रीजंस होंगे। आपने अभी खुद ही कहा कि इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पहले बैटिंग करते हुए 240 से ज्यादा का हदफ लिया था। तो जब पहले बैटिंग करते हैं तो आपको ये प्रेशर नहीं होता कि आपका आस्किंग रेट क्या होगा, आपने कितने रन बनाने हैं, कितनी विकेट्स गिर गई हैं, कितनी नहीं गिर गई हैं। तो जो आप पहले बैटिंग करते हैं तो आपको हदफ सिर्फ ये होता है कि मैंने 180 रन करने हैं या 190 रन करने हैं। उसके मुताबिक आप उस स्ट्राइक रेट को लेके चलते हो, उस रन रेट को लेके चलते हो, और इररिस्पेक्टिव विकेट्स गिरती रहें, लेकिन क्योंकि रन्स को टारगेट चेज करने का प्रेशर नहीं होता तो आप उस हदफ तक पहुंचने की कोशिश करते हो, जो कि मुल्तान सुल्तान ने बड़ी इंटेलिजेंटली ये मूव किया कि उनको सेकंड बैटिंग करने का मौका दें, क्योंकि टारगेट लगा दें बोर्ड पे। जब वो सेकंड बैटिंग करेगी इस्लामाबाद यूनाइटेड तो हमारी बॉलिंग ऐसी है कि हम उनको कहीं ना कहीं अगर विकेट्स लेते रहे तो मुश्किल हो जाएगा। इररिस्पेक्टिव की बहुत स्ट्रांग बैटिंग लाइनअप थी कि 11वें नंबर पे अगर 10वें नंबर पे फहीम अशरफ बैटिंग करने आ रहे थे तो इससे अंदाजा लगा लेंगे कितना पावर हाउस बैटिंग था इस्लामाबाद यूनाइटेड का। लेकिन जैसे पहले जिक्र कर रहे थे कि ज्यों ज्यों आप विकेट्स लेते रहते हैं T20 फॉर्मेट में, प्रेशर बैटिंग साइड पे आता चला जाता है, और कल हमें वही देखने को मिला। और भाई 10 नंबर पे क्या फहीम अशरफ को बैटिंग करनी चाहिए थी? मोहम्मद वसीम जूनियर से भी नीचे आ रहे हैं, हसन अली से भी नीचे आ रहे हैं, और जब रन्स की जरूरत थी तो उस वक्त हुसैन तलत से भी नीचे आ रहे हैं। चले हुसैन तलत तो अच्छे शीट एंकर बन जाते हैं, उस तरीके के पावर हिटर तो नहीं है। तो और फिर जिस तरह आसिफ मेरे अली आउट हुए हैं कि अभी गेंद हाथ से गिरी नहीं है और वो निकल के क्रॉस खेलने चले गए लेग ब्रेक बॉलर को, या रनआउट होने के कई मरतबा बचे इफ्तिखार, समझ में नहीं आया कैसी बैटिंग कर रहे थे ये लोग। देखिए यही वो प्रेशर था, जैसे आपको मैं बता रहा था ना कि ये प्रेशर जो आस्किंग रेट का बढ़ता चला जा रहा था, एक तो वो प्रेशर था, ऊपर से विकेट्स गिर रही थी, एक वो प्रेशर था। दूसरा, जैसे आपने फहीम अशरफ की बात की तो मैं शायद अपने जहन में मेरे ये आता है कि इतना नीचे बैटिंग करने का उसका कोई तो बनता नहीं था। लेकिन क्या प्रॉब्ली वो अनफिट जो हुए थे, उनकी वेबिंग प्रॉब्ली जो उनके हाथ में जो चोट लगी हुई थी, क्या वो बैट को सही तरीके से होल्ड कर सकते हैं नहीं कर सकते, दैट आई एम नॉट श्योर। लेकिन अगर ये प्लानिंग का हिस्सा था तो बहुत ही पुअर प्लानिंग थी। फहीम अशरफ एक ऐसा प्लेयर है कि जो ऑपोजिशन जो दूसरी टीम होती है वो भी इस उस पे रहती है कि यार फहीम अशरफ आ गया है, ये बड़ी जबरदस्त हिटें मारते हैं, तो हमारे मतलब बॉलर्स थोड़ा सा प्रेशर में होते हैं, फील्डर्स प्रेशर में होते हैं कि बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये मुझे भी बहुत हैरानकुन चीज थी जब मैंने देखा कि फहीम अशरफ इतना नीचे हैं। अगर तो इंजरी की वजह से वो बैट को होल्ड नहीं कर सकते और उनकी बैटिंग जो है वो अभी इस काबिल नहीं थी, सिर्फ ये कि बॉलिंग करने के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको ले लिया था, तो यहाँ मैं फिर कहूंगा कि इस्लामाबाद यूनाइटेड अगर फहीम अशरफ 100% फिट नहीं थे तो कोई जरूरत नहीं थी उनको इस मैच को खिलाने की। बिल्कुल, अगर 100% फिट नहीं थे, क्योंकि 4 ओवर उन्होंने अपने पूरे किए और बैटिंग उन्होंने नहीं की, तो अगर फहीम अशरफ की बैटिंग का फायदा नहीं उठा सकते तो मूसा खान थोड़ी सी बैटिंग कर लेते हैं, कम अज कम एटलीस्ट आपके पास ऑप्शन तो होता। वो गेंदें भी आपको करके दे देते और बुरी गेंदें नहीं कर रहे थे जब उनका कमबैक हुआ था। इसके अलावा भी ऑप्शन इनके पास मौजूद थे। ऐसे में फहीम अशरफ को खिलाना भी समझ में नहीं आया, लेकिन एट द एंड इस्लामाबाद यूनाइटेड के पास आज चांस होगा कि वो पेशावर जल्मी से मुकाबला करें। आप जिस और इसके तरीके की बैटिंग हमें शुहेब मकसूद की जानी चाहिए, अरुण भाई आप कुछ कह रहे थे? हाँ, मैं नसीब थोड़ा सा इसको कंक्लूड कर दूं। दूसरा, आप देखेंगे मुसलसल जब से हम पीएसएल देख रहे हैं या अपना तजिया कर रहे हैं, मैं उस वक्त से कह रहा हूं कि मुझे अभी तक समझ में नहीं आया कि जो शादाब खान है वो ऊपर बैटिंग करने क्यों आते हैं। वो टॉप ऑर्डर पे बैटिंग किस वजह से करते हैं? उनका ना कोई बैकग्राउंड है, ना उनका कोई ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा है कि उन्होंने ऊपर जाके तो तहस नहस करके रख दिया हो, जैसे जाजाई ने किया पेशावर जल्मी के लिए, या और नीचे से आके तुषारा परेरा कर देते हैं। तो आप तो डिस्टर्ब ऑटोमेटिकली, मैं ये फील करता हूं कि ये पुअर डिसीजन भी एक कॉस्ट किया है उनको ये मैच। देखिए द थिंग इज कि अगर आसिफ अली और आपके पास इफ्तिखार, ये नॉर्मल रन चेज थी, कौन सी ऐसी रन चेज थी? आपका भी उतना ही स्ट्राइक रेट है, बल्कि आसिफ का और इफ्तिखार का तो ज्यादा बेटर स्ट्राइक रेट है, और वो मुस्तनद बैट्समैन है।
आप नंबर 3 पे आगे 1-2 बॉलें 4 बॉलें, यानी एक 4 या 5 बॉलों का मतलब ये है कि आप दूसरी तरफ से भी दूसरा बैट्समैन बैटिंग कर रहा होता है, ऑलमोस्ट आपने 1 से 2 ओवर जाया कर दिए और ना रन्स बनाए, 0 रन बना के आप आउट होके चले गए। सो ये मैं ये फील करता हूँ कि थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट नजर आ रहा था मुझे। ये हमेशा से मुझे थोड़ा सा नजर आता है कि ये शादाब खान अपने आप को ऐसे पोज कर रहे हैं जैसे कि वो पता नहीं इंडिस्पेंसिबल है और वो सब कुछ जो कुछ भी वो कर रहा है वो ठीक कर रहा है। दूसरी तरफ आप देखेंगे रिजवान की कितनी कैलकुलेटिव थिंकिंग होती है, उसका आप देखेंगे किस तरीके से उसने अपनी टीम को खड़ा किया और जिस तरीके से वो अपने चार्जेस को इस्तेमाल करता है, किस वक्त बॉलिंग चेंजेस करनी है, किस वक्त क्या करना है। तो ये एक बड़ा फर्क आता है। मैं हैरान हूं कि जो थिंक टैंक बैठा हुआ है, बौथा बैठे हुए हैं वहां पर, और बाकी दूसरे लोग जो सीनियर प्लेयर्स वहां बैठे हुए हैं, कि टीम मीटिंग में इस चीज का जिक्र नहीं होता था। मुझे कोई वजह समझ में नहीं आती कि नंबर 3 पे शादाब खान इतने मुस्तनद बैट्समैन के होते हुए कैसे आ सकते हैं। बिल्कुल, और उससे लाजमी तौर पे बैट्समैनों की भी कहीं ना कहीं एक जो मोटिवेशन फैक्टर है उस पर फर्क पड़ता है, जो हमने देखा है इफ्तिखार और आसिफ का। आसिफ जिस बिल्कुल तरीके से आउट हुए थे वो भी देखा था, क्योंकि वो अपनी फॉर्म शो कर चुके थे। शादाब ने अब तक जी अबू धाबी में कोई फॉर्म शो नहीं की बैटिंग की, वो दोनों फॉर्म शो करके भी आ रहे थे, तो उसके बावजूद भी आपने उनको नीचे कर दिया। हिटिंग में भी वो ज्यादा बेहतर है, रुक के खेलने में भी ज्यादा बेहतर है। इस्लामाबाद यूनाइटेड के डगआउट में आपको कोई प्रॉब्लम लग रही है? अभी आपको याद होगा थोड़े दिन पहले हसन अली के बारे में खबरें आई थी कि हसन अली की फैमिली प्रॉब्लम हो गई है, हसन अली अब बायोसिक्योर बबल छोड़ रहे हैं, वो वापस अपने घर जा रहे हैं। देन वो नहीं गए और वो रुक गए थे। फहीम अशरफ का 10 नंबर पे खेलना, शादाब का ऊपर खेलना, बैट्समैनों का उस तरीके से परफॉर्म नहीं करना। डू यू थिंक एवरीथिंग इज राइट इन द ड्रेसिंग रूम ऑफ इस्लामाबाद यूनाइटेड? आई डोंट थिंक सो, आई डोंट थिंक सो। देखिए द प्रॉब्लम इज के मुझे लगता है कि शादाब खान बहुत ज्यादा असर्ट करने की कोशिश करते हैं बीइंग कैप्टन के, नहीं मैं जो कह रहा हूँ वो होना चाहिए। इवन यू बोथा जो कि इनके कोच वहां बैठे हुए हैं उनको, आप टीम की सोच रखते हैं ना, आप अपना थोड़ी सोच रखते हैं। अब कल अगर देखा जाए तो अगर अगर प्रॉपर बैटिंग ऑर्डर होता, आई एम श्योर कि ये आप देखेंगे उसके बावजूद इतनी बुरी बैटिंग करते हुए वो 150 तक तो पहुंच ही गए थे ना। पिच बहुत अच्छी थी और ऐसा नहीं था कि ये रन चेज नहीं हो सकते थे। मेरे अपने नजदीक ये भी इस्लामाबाद यूनाइटेड के थिंक टैंक और जो भी फ्रेंचाइज ओनर्स हैं उनको बैठ के सोचना पड़ेगा कि शादाब खान को हमने कैप्टन तो बनाया है, बट कहीं ना कहीं उसको ये बावर कराने की जरूरत है कि यार जो तुम कह रहे हो हर चीज वो ठीक नहीं है। टीम की इंटरेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप एक कोर ग्रुप बनाओ और उसके मुताबिक फैसले करो। ये नहीं हो सकता कि आपने जो कह दिया और वो सारी चीजें जो है वो पत्थर पे लकीर हो गई। ये नहीं होता किसी भी टीम। और भाई शुएब मकसूद का वीजा लगवा लेना चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। दो डिफिकल्ट टूर पे, ठीक है टीम 25 को चली जाए, शुएब बाद में जाते रहे, लोग कमर्शियल फ्लाइट से भी जाके ज्वाइन किया है, तो एक खिलाड़ी अगर ये बढ़ा लेंगे तो क्या अपनी उस प्रिपरेशन को जो ये वर्ल्ड T20 के लिए कर रहे हैं, बाकी प्लेयर्स की चले हम बात नहीं करते, लेकिन एटलीस्ट शुएब मकसूद डू यू थिंक इज नेसेसरी फॉर द प्रिपरेशन? देखो नसीम, जिस तरीके से शुएब मकसूद ने बैटिंग की है और प्रेशर सिचुएशन हुई, कल देखिए पहले विकेट गिर गई थी और आते ही उन्होंने जिस तरीके से चार्ज किया, आई थिंक इतनी सबलाइम फॉर्म में होने के बाद अगर वो पाकिस्तान की टीम में नहीं है तो यकीनी तौर पे ये एक बहुत बड़ा धचका होगा। क्योंकि अगर अगर शुएब मकसूद अभी पाकिस्तान टीम का हिस्सा नहीं बनते तो जो 8 मैचेस बाकी हैं बिफोर द वर्ल्ड कप, अगर उनमें से 6 से 7 मैच मिस कर जाते हैं, अगर ये इंग्लैंड का लेग मिस करते हैं तो फिर वो 3 मैचेस रह जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि हो सकता है कि कोई ना कोई सिलसिला या कार्रवाई जो है वो हो चुकी हो और इनका वीजा वगैरह अप्लाई हो चुका हो। मैं नहीं समझता कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि एज ए सेकंड थॉट अगर आप देखें तो जो पाकिस्तान की टीम के जो प्लेयर्स हैं जो कि PSL में खेले हैं, इनमें से कोई भी आउटस्टैंडिंग फॉर्म में आपको नजर नहीं आया सिवाय बाबर आजम के, और टू सम एक्सटेंट आप अगर रिजवान की बात करते हैं। लेकिन जो आपका बैटिंग का कोर है वो तो फेल हुआ है। शर्जील को इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके, आपके जो दूसरे फखर जमान ओपनिंग बैट्समैन है वो परफॉर्म नहीं कर सके। देन हैदर अली आप देखेंगे अपनी फ्रेंचाइज की टीम से बाहर बैठ गए, वो 11 से बाहर हो गए जो आपके प्लेइंग 11 का हिस्सा है पाकिस्तान टीम के। सो ये तो वरीसम पॉइंट्स नजर आ रहे हैं हमें। तो इसके ऊपर जितना जल्दी ये फैसला करें, आई थिंक अगर आप देखें नीचे जाके खुशदिल शाह, आपको जो बेसिकली जो जो बैट्समैन चाहिए वो आप उनको तो इग्नोर कर दिया। आपने ऐसे नए नए लोगों को टीम में डाल दिया, यानी ऐसे जो कि ट्राइड एंड टेस्टेड भी नहीं है इंटरनेशनल सीन के ऊपर। बेचारे आजम खान को आपने टीम में डाल दिया और आपने हैदर अली को, बावजूद उसके को इतनी बुरी फॉर्म में है, उसको ना पाकिस्तान के लिए अच्छा किया ना अपनी फ्रेंचाइज के लिए अच्छा किया। तो खुशदिल शाह हो गए, यानी ये शुएब मकसूद,
आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस करते हुए नजर आए। ठीक है, हम अभी आसिफ अली की और इफ्तिखार की बात नहीं करते कि उनको बहुत ज्यादा मौके मिल गए हैं। फिर आपने दानिश अजीज को एक आध मैच देने के बाद आपने बाहर कर दिया, वो भी आपको एक ऐसा पोटेंशियल नजर आता है कि जो नीचे मिडिल ऑर्डर में आके आपको हिटे मार के आपको दे सकता है जो आपकी रिक्वायरमेंट है। तो कहीं ना कहीं इनको एज ए बैकअप ये तैयारी करके रखनी चाहिए, इनके वीजेस लगा के रखने चाहिए, क्योंकि मुझे पता है कि जो इशू है वो क्वारंटीन का इशू है कि क्वारंटीन का पॉइंट ऑफ व्यू से 7 से 8 दिन के करीब उनको वहां लगाने होते हैं, और वो उस वक्त तक अगर आपके 2 से 3 मैच निकल जाए इंग्लैंड के तो उसमें फिर इतना कोई फायदा नहीं होता, लेकिन ये काम आ सकते हैं न्यू वेस्ट इंडीज के पॉइंट ऑफ व्यू से, वहां तो कम से कम ये पहले जा सकते हैं। बिल्कुल, वेस्ट इंडीज में भी इंग्लैंड में भी हारून भाई आप क्वारंटाइन, अभी तो टीम ने वहां जाके अच्छा खासा क्वारंटाइन करना है, देन उसके बाद ही अपने साइड मैचेस खेलेंगे। आपको जिसको भेजना है आप भिजवा सकते हैं, और उसमें कोई चार्टर्ड फ्लाइट के अखराजात नहीं हो रहे जिसमें आप 25 छोड़ के चले जाते थे। यहाँ पे नई चार्टर्ड फ्लाइट चल रही है जी, कराची और लाहौर से, पता चला 25 तो यहाँ रह गए, 15 कराची में रह गए, 10 लाहौर में रह गए, और आखिर तक 2 से 3 प्लेयर का वीजा नहीं लग सका, और उनको एंड ऑफ द डे आपने क्वारंटाइन से कहा घर चले जाओ। तो ये तो आपके लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस रही अरुण भाई, जिसकी आप बहुत तारीफ करते हैं। चले छोड़े, अभी इस बहस में नहीं पड़ रहे अरुण भाई। शोएब मखदूम की जिस तरीके की परफॉर्मेंस है, अगर यूनुस खान बैटिंग कोच नहीं है तो जितनी परफॉर्मेंस हमने अपने बैट्समैनों की देखी है, शोएब को सिखाने के लिए ले जाए कि पावर रेटिंग होती कैसे। नहीं, आई थिंक नसीम आप ये बात जो कर रहे हो ना, देखें हिंट तो आपको मिसबाह उल हक देते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए मैं आप हमने कितनी दफा डिस्कशन की, आप देखें कि हम जब ये बात करते थे कि हम जब भी पाकिस्तान का ड्रेसिंग रूम देखते थे तो पाकिस्तानी टीम का जो टीम मैनेजमेंट का जो थिंक टैंक है इन टर्म्स ऑफ कोचेस, वो कभी आपको इकट्ठे बैठे हुए नजर नहीं आए। अब आप मुझे बताया ना कि यूनुस खान ने रीजन क्या दिया क्या नहीं दिया, मुझे तो इसका अंदाजा नहीं है, लेकिन इसका मतलब है कि चीजें ठीक नहीं थी, इसलिए यूनुस खान ने जो भी स्टेप लिया होगा वो साइडलाइन हो गए, उन्होंने अपना आपको किनारा कशी इख्तियार कर ली पाकिस्तान टीम से। सो जहां मैं ये फील करता हूँ कि जो मिसबाह उल हक ये हिंट दे रहे हैं कि हम रिव्यू कर सकते हैं, तो मुझे लगता है कि अंदरून खाना कोई ना कोई ऐसी चीज बात चल रही है कि ऐसे वो प्लेयर्स जो इनफॉर्म है, क्योंकि बार बार ये कह रहे हैं कि हम ये जो इनफॉर्म बैट्समैन है इनको मिस करें। यूनुस खान की किताब तो के पन्ने तो हम दोनों मिलकर जरा तफसील से खोलते हैं ना, इतनी जल्दी क्या है। जरा थोड़ी पीएसएल पे बात कर ले। ये तो ऐसे पन्ने हैं कि इनको जरा हमने एक जायजा लेना पड़ेगा कि आखिर यूनुस खान की सूरत हाल हुई क्या थी, क्योंकि बहुत हमने बात की कि टीम मैनेजमेंट हमें एक जगह बैठी हुई एक शॉट में भी दिखाई नहीं दी जब कैमरे ने कवर किया हो। मसाइल वहां पर भी थे, या मसाइल यहाँ पर हुए कि जब हाई परफॉर्मेंस सेंटर के अंदर खिलाड़ी ट्रेनिंग कर रहे थे और वहां यूनुस खान भी मौजूद थे, या प्रॉब्लम यहाँ पर हुई है, कहां पर हुई है, ये लावा कब से पकड़ा था, ये तो जरा अभी मैंने डिस्कशन करनी है। जरा थोड़ी पीएसएल पे तो बात कर ले अभी। ये बाबर आजम की तो बताएं जरा मुझे, ये बाबर आजम ने कल भी 44 गेंदों पे 54 रन स्कोर किए। अगर आपको गेम नजर आ रहा है, अगर आपकी फॉर्म बहुत अच्छी है, तो आप ऊपर से फ्रंट से लीड करें ना थोड़ी पावर हिटिंग के साथ, ताकि नीचे वालों को एतमाद आना शुरू हो जाए। आप पता चलता है कि पहली विकेट 45 रन पर गिर रही है, और आपने जो है वो 5.6 ओवर्स 5.5 ओवर्स खेले में जब पहली विकेट आपकी गिरती है 45। अच्छा स्टार्ट है हारून भाई, उसके बावजूद भी बाबर का हाथ नहीं खुल पा रहा। तो मकसद समझ में नहीं आ रहा कि बाबर क्या इस जगह के लिए सुइटेबल है या नहीं है। बिफोर वर्ल्ड T20 बहुत कड़वे फैसले करना पड़ेंगे आपको। देखिए यही तो वो चीज है जो हम बात कर रहे थे। इनफैक्ट अगर देखा जाए बाबर को एक थोड़ा सा ये मिल जाता है एज के, जो जिन हम दूसरे ओपनर्स की बात कर रहे हैं उन्होंने भी कौन सी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दे दी जिसके ऊपर ये बात करें। कल बाबर मुझे स्ट्रगल करते हुए नजर आए, बिकॉज वो सही तरह टाइम नहीं कर सक रहे थे, वो जहाँ खेलना चाह रहे थे वहां नहीं खेल रहे थे, और आई थिंक कोशिश करके उन्होंने जो भी है 113 रन की जो स्ट्राइक रेट उन्होंने की, जो प्रॉब्लम उनकी टीम के लिए तो इतने सूदमंद साबित नहीं हुई। लेकिन मैं फिर ये कहूंगा कि इतने रन्स फिर भी हो गए थे जब तुषारा परेरा ने आके नीचे जैसे अपना ऑनस्लॉट किया और जिस तरीके से उन्होंने कैमियो खेली, तो कम से कम एक ऐसे स्कोर पे पहुंच गए थे जहां फाइट कर सकते थे, और उन्होंने फाइट करते हुए दिखाया भी। अब अगर फील्डर्स साथ ना दें अपने बॉलर्स का, तो आई थिंक इसके ऊपर तो कोई भी किसी एक को बुरा इल्जाम नहीं ठहरा सकता, बिकॉज अगर कराची किंग्स कल हारी है तो अपनी बैड फील्डिंग की वजह से, बैड कैचिंग की वजह से हारी है। ठीक है, जो भी बाबर के इश्यूज हैं इस वक्त मुझे नजर आ रहे हैं, क्योंकि देखिए बाज दफा होता ही है जब आपको ये नजर आ रहा हो कि यार मेरे दूसरे एंड से कुछ भी नहीं हो रहा और मेरे भी हिट नहीं लग रही, तो आप थोड़े से शेल में चले जाते हैं कि यार अगर मैं भी आउट हो गया
अब मेरे सामने वाले बैट्समैन जो हैं वो तो बिल्कुल ही कुछ नहीं कर रहे हैं। कोशिश करनी चाहिए कि मैं रहूं, हो सकता है कोई दूसरा पार्टनर आके थोड़ी सी हिटे विटे मार ले। सो ये एक मेरी अपनी सोच है कि मैं अगर ऐसे बैट्समैन सोचूं तो यार ये भी देख रहा हूं कि मेरे क्योंकि T20 में सिर्फ एक एंड से रन नहीं होने चाहिए, आपके दोनों एंड से इक्वली रन होने चाहिए। अगर आप उठा के देख लेंगे हर टीम में आपको नजर आएगा कि हर बैट्समैन, अब अगर आप उस्मान ख्वाजा और उसकी बात कर ले जो ओपनिंग मनरो है, अब दोनों तरफ से हिटें लग रही थी, ऐसा नहीं था कि एक तरफ से हो। सो जब दोनों तरफ से हिटें लग रही होती तो आपकी टीम का स्कोर ज्यादा से ज्यादा होता चला जाता है। लेकिन बाबर आजम लोन बैट्समैन नजर आए जिन्होंने थोड़ी सी बैटिंग की, लेकिन वो कन्विंसिंग नहीं थी। तो क्या यही चीज इंग्लैंड के टूर पे, वेस्ट इंडीज के टूर पे और वर्ल्ड कप में, क्या इनके पॉइंट ऑफ व्यू से दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो रिजवान भी थोड़ा सा टच लूज किया उन्होंने 3 मैचेस में कोई खास कारकर्दगी नहीं दिखाई है। तो ये दोनों आपके मुस्तैद होकर चलते चले आ रहे हैं, बावजूद इसके कई शर्जील भी है और फखर जमान भी हैं। तो ये वाकई सोचने वाली बात है। और बाबर डेफिनेटली बीइंग अ कैप्टन, उसको जरूर इस चीज की वरी होनी चाहिए। और प्लस अब जो उसके साथ टीम में साथ जा रहे हैं वो सारे के सारे बैट्समैन आउट ऑफ फॉर्म है, तो प्रेशर तो और ज्यादा बढ़ गया बाबर आजम पे। तो अरुण भाई, इसका मकसद है कि पाकिस्तान सुपर लीग ने हमारी सिलेक्शन कमेटी के होमवर्क और प्रिपरेशन प्लानिंग सबको एक्सपोज कर दिया है कि जो उन्होंने जहन में सोचा था कि हाँ ये लोग होंगे कि जो परफॉर्म कर जाएंगे और हम इनको जो है वो टीम में मुंतखब करते हैं, तो होमवर्क नहीं दिखाई दिया, या जो होमवर्क किया था उस पर पूरे नहीं उतरी सिलेक्शन कमेटी। हाँ, इसमें नसीम देखें, ये चीजें मैं आपको बताऊं कि एक्सपेक्टेशंस ये की यानी एक्सपेक्ट ये कर रहे थी सिलेक्शन कमेटी या थिंक टैंक कि हम जितने यंगस्टर्स को लेके जा रहे हैं इनमें से हो सकता है 2 से 3 मैचेस में फेल होने के बाद अपनी अपनी कारकर्दगी दिखाना शुरू कर दे। बदकिस्मती से वो प्लान जो है, जो इन्होंने जहन में सोचा हुआ था कि इस तरीके से प्लेयर्स परफॉर्म करेंगे, तो वो नहीं हुआ। इसलिए अब आके सारी प्लानिंग जो है वो गड़बड़ हो रही है और मुझे लगता है कि इनको लास्ट मिनट में बहुत ज्यादा चेंजेस करने पड़ेंगे। कल हम देखें, कल कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट हम कल डिस्कस कर रहे थे कि जिसमें हम एक्सपीरियंस का जिक्र कर रहे थे कि क्यों एक्सपीरियंस जरूरी होता है इन क्रंच मैचेस के लिए। कल आपने सोहेल तनवीर की बॉलिंग देखी, कितनी जबरदस्त किस्म की उन्होंने बॉलिंग की है कि उनका इनिशियल स्पेल उनकी टीम को मैच जिता के ले गया। इसीलिए हम कहते हैं कि जो हम शोएब मलिक की बात कर रहे हैं या वहाब रियाज की बात कर रहे हैं, क्योंकि जब इस किस्म की क्रंच सिचुएशन आती है तो फिर आपको जो न्यू कमर है ना, कल आप देख लेना, मैं क्यों कह रहा हूं एक्सपीरियंस की बात, आप वसीम को देख लें, आप आकिब जावेद को देख लें, दोनों ने कितने ज्यादा रन्स दिए और उनके बरक्स जो उनके एक्सपीरियंस बॉलर थे, आप देख लेंगे उनकी बॉलिंग की कारकर्दगी कितनी बेहतर रही। इसलिए हम कहते हैं कि जब तक जो यंगस्टर्स हैं अपने आप को उस तरीके पर ना ले जाएं जहां हम उनके ऊपर ये ट्रस्ट करना शुरू करते हैं कि हाँ अब इतना एक्सपीरियंस इनको हो गया हुआ है कि हम इनको एक ऊपर ये बैंक कर सकते हैं कि ये हमें डिलीवर करके देंगे। देखिए, अब मुझे ये बताएं, कल आपने इमामुल हक को फिर खिलाया, इमामुल हक का फिर फेल हुए, पेशावर ज़ल्मी भी तो अब से ये सोचेगी ना कि उसको क्या करना है आगे क्या नहीं करना। हम तो पाकिस्तान की नेशनल सिलेक्शन कमेटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। तो मेरे अपने नजदीक ये है कि अब उनको थोड़ा सा धचका लगा है, चाहे वो मिसबाउल हक हो, चाहे वो मोहम्मद वसीम हो जो कि चीफ सेलेक्टर हैं, उनको बैठ के सोचना पड़ेगा, क्योंकि जिन लोगों को ये लेके जा रहे हैं अभी तक उन्होंने डिलीवर नहीं किया। अब ये जो 8 मैचेस बाकी हैं बिफोर द वर्ल्ड कप, जिसमें से 2 टूर के लिए आपने टीम ऑलरेडी अनाउंस कर दी है और यही लड़कों ने खेलना है। अव्वल तो दुआ ये है कि ये परफॉर्म करना शुरू कर दें, अपना कॉन्फिडेंस रीगेन करें ताकि वर्ल्ड कप के लिए ये तैयार हो जाए। अगर ये परफॉर्म नहीं करते तो आप मुझे बताएं ना, आपको तो फॉल बैक करना पड़ेगा ना शोएब मलिक पे, आप फिर वापस आएंगे शोएब मकसूद पे। आप हो सकता है फिर सोचने में मजबूर हो जाएंगे खुशदिल शाह ने 2 आउटस्टैंडिंग इनिंग्स खेली है, इसको भी कहीं ना कहीं हमें रिजर्व में रखना चाहिए। अब आपके पास रिजर्व में तो वो प्लेयर होने चाहिए ना जिनको अगर आप लेकर आए तो आपको वो परफॉर्म करके दे सके। आपके पास रिजर्व में भी ऐसे प्लेयर हैं जो परफॉर्म नहीं किए हुए। बिल्कुल ठीक है। हैदर को वैसे अगर मौका दे पेशावर ज़ल्मी आज के मैच में अगेंस्ट इस्लामाबाद यूनाइटेड इन प्लेस ऑफ इमामुल हक, एक जब बच्चे को आप बिठाते हैं बेंच के ऊपर तो जरा दिमाग थोड़ा सा खुल जाता है। ये हमने देखा, आप इलियास की गेंदों में देख लें, जब वो बाहर बैठे थे वापस आए थे कमबैक, नसीम शाह ने जिस तरीके की बॉलिंग की थी लास्ट मैच में, तो जब वो बाहर बैठ के आता है तो कहीं ना कहीं कुछ माइंडसेट चेंज होता है कि अब मुझे करके दिखाना है वरना मेरी जगह नहीं है टीम के अंदर। तो हैदर ज्यादा बेहतर होंगे इमाम की जगह? मेरे नजदीक तो बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं ये फील कर रहा था कि एक मैच खेल के इमाम को ड्रॉप नहीं करना चाहिए, लेकिन 2 मैचेस में हमें नजर आया कि वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सका। हैदर अली का क्योंकि पिछला ट्रैक रिकॉर्ड है कि वो हिट मारते हैं और
डोमेस्टिक लेवल पे तो वो अच्छी कारकर्दगी दिखा सकते हैं, यू नेवर नो। और हैदर अली के ऊपर भी ये प्रेशर होगा कि वो बिल्कुल रन नहीं कर रहे और उनको पता है कि उनका नाम पाकिस्तान की टीम में है, अगर वो परफॉर्मेंस नहीं करेंगे तो लेटेस्ट स्टेजेस में जाके वो पाकिस्तान टीम से ड्रॉप भी हो सकते हैं। तो ये भी वो एलिमेंट है जिसकी वजह से अगर हैदर अली आज खेलते हैं तो उनको अच्छी परफॉर्मेंस दिखानी चाहिए। और क्योंकि आज तो बड़ा की मैच है उनका, इसलिए कि आज इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी, जिसको हम ये समझ रहे थे कि ये दोनों टीमें शायद आपस में फाइनल में मद्दे मुकाबिल होंगी, आज वो मैच खेल रही हैं, तो बेसिकली उनके लिए तो ये फाइनल है। तो इसलिए दोनों टीमें भरपूर कोशिश तो करेंगी कि इस मैच को जीत लें, लेकिन हैदर अली का इंक्लूजन मुझे पेशावर ज़ल्मी में नजर आता है कि उनका होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अरुण भाई एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर डिस्कशन करते हैं अबाउट यूनुस खान के, यूनुस खान की परफॉर्मेंस, यूनुस खान ने क्या कुछ किया एज ए बैटिंग कोच। वो जिस यूनिट के साथ मौजूद थे उसमें मिसबा वकार यूनुस भी मौजूद थे, और फिर वो यूनिट अलग अलग क्यों बैठा हुआ दिखाई दिया, और यूनुस खान की अलहदगी की वजूहत क्या है, इससे क्या फायदा पाकिस्तान क्रिकेट को हो सकता है, क्या इसके नुकसान हो सकते हैं, ब्रेक के बाद बात करते हैं। इसके साथ साथ शर्जील और फखर के साथ अगर आप ओपन किया जाए, जब रिजवान और बाबर आजम दोनों उस तरीके की फॉर्म में दिखाई नहीं दे रहे, क्या इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज में ट्राई करें जो हमें करना चाहिए था साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे में। बात करते हैं ब्रेक के बाद। क्रिकेट हंगामा में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। पीएसएल सीजन 6 की ये इंपॉर्टेंट ट्रांसमिशन बीटीवी आपके लिए लेकर आया, और अब ये भी अपने इख्तिताम पर है क्योंकि आज सेकंड क्वालिफायर खेला जाएगा, एलिमिनेटर खेला जाएगा, कि जिसमें पेशावर ज़ल्मी की टीम मद्दे मुकाबिल होगी इस्लामाबाद यूनाइटेड के, जबकि जो फाइनल खेला जाएगा वो परसों खेला जाएगा, जहां मुल्तान सुल्तान्स की टीम अब एक कदम के फासले पे पीएसएल 6 के सुल्तान बनने से। तो फिर इंटरेस्टिंग मामला है, लेकिन एट द सेम टाइम इसी साल पाकिस्तान ने वर्ल्ड T20 में पार्टिसिपेट करना है। इसी साल अगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बात करते हैं तो इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, अगेन इंग्लैंड, बहुत टफ सीरीज है, और वही प्रिपरेशन का एक मौका दिखाई देता है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए। तो अगर हम ओवरऑल देखते हैं यहाँ पर, थोड़ा सा देख लेते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं एक चीज दिखाई देती है हारून भाई कि हमारा ओपनिंग डिपार्टमेंट स्ट्रगल करता हुआ दिखाई दे रहा है। मेनली अगर हम देखते हैं तो फिर रिजवान की बात कर लूं, मैं बाबर आजम की बात कर लूं, क्या ये राइट टाइम होगा? राइट टाइम तो वो था जिम्बाब्वे और जनूबी अफ्रीका का टूर के, जहां पे स्लॉट छोड़ने को तैयार ही नहीं थे। हो सकता है यूनुस खान की किताब पे हम आगे बात करते हैं तो उसमें से कुछ पन्ना निकले कि मैं तो कह रहा था इनको खिला दो, लेकिन यह मानने को तैयार नहीं थे। लेकिन क्या टाइम ये है, दोनों से परफॉर्म नहीं हुआ। एट द सेम टाइम बाबर और रिजवान भी इतनी अच्छी फॉर्म में दिखाई नहीं दे रहे। दोनों को, चारों को सामने रखते हुए क्या इंग्लैंड में शर्जील और फखर से ओपन कराई जाए? देखें जी, मैं तो एक चीज जानता हूं कि जो रिमेनिंग मैचेस है ना, इसमें आपका पूरा का पूरा फोकस ये होना चाहिए कि आपको ये नजर आना चाहिए कि ये जो हमने प्रिपरेशन करनी है, जो 8 मैचेस रह गए हैं, इसमें हमने वही बैटिंग ऑर्डर लेके जाना है, वही बॉलिंग ऑर्डर लेके जाना है जो हमने वर्ल्ड कप में लेके जाना है। अगर आप अभी से ये तैयारी नहीं करेंगे और जब वर्ल्ड कप आपके सर पे खड़ा होगा उस वक्त अगर आप कुछ चेंजेस करेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी। देखिए, दुनिया भर में जो मुस्तनद ओपनर्स हैं वो पहले बैटिंग करते हैं, इर्रेस्पेक्टिव वो रन्स करें या ना। आपको मेक शिफ्ट की उस वक्त जरूरत पड़ती है कि जब वो बहुत ही टेरेबल फॉर्म में हो। आपके फखर जमान और शर्जील हिस्सा नहीं थे आपकी पाकिस्तान की टीम का जब रिजवान ने और बाबर आजम ने ओपन करना शुरू किया। इसमें कोई शक नहीं कि उन्होंने ओपनिंग स्लॉट में आकर रन्स करने शुरू किए, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन द मोमेंट शर्जील और फखर टीम में अगर वापस आते हैं तो उनको वो अपना ओपनिंग स्लॉट मिलना चाहिए जिसमें वो बैटिंग करते हैं। और आपके बाबर आजम नंबर 3 पे और नंबर 4 पे अगर आप चाहते हैं तो आपका क्योंकि फॉर्म तो आपकी है ना, आप अगर ओपन भी जाके रन्स कर रहे हैं तो उसी फॉर्म के साथ आप नंबर 3 पे जो आपकी ओरिजिनल पोजीशन है वहां भी रन्स कर सकते हैं। 4 नंबर के ऊपर रिजवान जो है वो उस नंबर पे भी रन्स कर सकते हैं। तो आप इस किस्म का कॉन्फिडेंस देंगे इन रिमेनिंग 8 मैचेस में शर्जील खान को और फखर जमान को कि वो अपना फ्री माइंड के साथ अपनी उस प्रॉपर जगह पे जाके खेलें जहां पर वो खेलते चले आए हैं। आपने अभी उनको पहले से ही ज़हन में नंबर 3 पे और नंबर 6 पे लेके जाने की अगर बातें शुरू कर दी हैं तो आप उनके ओरिजिनल नंबर्स को, उनके बैटिंग का जो माइंडसेट है उसको आप डिस्टर्ब कर रहे हो।
जब आप उसको डिस्टर्ब कर दोगे तो कल कला को वो फेल होंगे तो वो यही कहेंगे देखिए जी हमें तो हमारे नंबर पे नहीं भेजा गया, हम क्या करें, हम तो ओपनर हैं, हम तो ओपन जाके रन करते थे, नीचे तो हमसे होते ही नहीं है रन। सो ये एक एक्सक्यूज बाद में मिल जाता है प्लेयर्स को कि वो ये कहते हैं कि जी हमें हमारे नंबर पे नहीं भेजा गया। आपने उठा के देखा होगा हिस्ट्री में, लोग कहते हैं कि जी मैं तो मिडिल ऑर्डर बैट्समैन हूँ, मुझे ओपन करा दिया, मैं तो ओपनिंग बैट्समैन था, मुझे मिडिल ऑर्डर में भेज दिया। जिनको भी आप ऊपर नीचे करते हैं वो जब फेल होते हैं तो आपको यही वो पेश करते हैं बहाना कि जी ये हो गया हमारे साथ। सो इस वक्त तो देखें इस थिंक टैंक को सोचना चाहिए कि ये 8 मैचेस आप यूज कर रहे हैं वर्ल्ड कप की प्रिपरेशन के लिए, तो कॉम्बिनेशन ही वही बनना चाहिए जो वर्ल्ड कप में खेलेगा। अब वो अगर आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वर्ल्ड कप के पहले मैच में मैं टीम को लेके जा रहा हूं और मुझे नहीं पता कि मेरा ओपनर कौन है, मेरा मिडिल ऑर्डर कौन है, मेरा नंबर 3 का बैट्समैन कौन है, या मेरे वो 3 फास्ट बॉलर कौन से हैं जो वहां खेलेंगे। सो ये लम्हा फिक्री है और इसके ऊपर सोचना चाहिए, अपनी ईगोस को साइड पे करें, जितने भी हैं, चाहे वो प्लेयर्स हैं, चाहे वो बाबर है या रिजवान है या मिसबा है या जो भी थिंक टैंक का हिस्सा है, चाहे वो वकार यूनिस हो, अपनी ईगोस को खत्म करें, पाकिस्तान टीम के लिए सोचें। देखो हरभी, और फिर अगर सच्चाई से हम देखें, अभी हम बात कर रहे थे कि शादाब खान ऊपर बैटिंग करने के लिए आ रहे हैं, नीचे के बैट्समैनों को जो है वो प्रॉब्लम हो रही है, तो यही सेम चीज क्या पाकिस्तान क्रिकेट टीम पे अप्लाई नहीं होती? एज इट इज अप्लाई होती है कि भाई वो जब आपके बिल्कुल। जेन्युइन ओपनर्स मौजूद हैं, तो फिर आप ऊपर जाओगे तो वो नीचे उस तरीके से दिल से परफॉर्म नहीं करेंगे, वो आसिफ की तरह बददिली से स्टंप हो रहे होंगे या रिजवान की इफ्तिखार की तरह रन आउट हो रहे होंगे। और दूसरी चीज की टीम की जरूरत भी यही है कि 3 पे बाबर बैटिंग करे और 5 या 4 पे रिजवान बैटिंग करें। ये टीम की भी जरूरत दिखाई दे रही है कि आपका असल प्रॉब्लम तो मिडिल ऑर्डर में दिखाई दे रहा है। आप अपने वो बिल्कुल। दोनों जो इनफॉर्म है वो ऊपर जाया कर देते हैं, और वो इस डर के मारे स्लो खेल रहे होते हैं कि नीचे वाले कुछ करेंगे या नहीं करेंगे। अगर इस अप्रोच के साथ आप जो है वो फेयरलेस आपकी अप्रोच ही नहीं होगी, तो फिर तो यही सूरत हाल होगी जो इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट फेस कर रही है। हमें फेयरलेस क्रिकेट खेलने के लिए लाजमी तौर पर आपको शर्जील को और फखर को ऊपर लाना होगा, ताकि आपका आपका अंदाज, आपकी अप्रोच, आपका एटीट्यूड जब आप मैदान में उतरो तो फेयरलेस दिखाई दे, जो दिखाई नहीं दे रहा है हारून भाई। देखिए फिर बाद में ही यही लोग जो है बाद में देखिए क्या होता है, फिर अल्टीमेटली क्या होगा आपका। हम तो दुआ करते हैं कि अल्लाह करे सारी चीजें बेहतर हो, ये सीरीज भी अच्छी खेलें, ये वर्ल्ड कप में भी अच्छा खेले, अच्छा परफॉर्म करके। आप एक चीज से सोचें ना कि अब क्या होगा अगर ये सीरीज इनकी खराब गुजर जाती है, वर्ल्ड कप खराब गुजर जाता है, तो आप नजर आता है कि आपको ये टीम मैनेजमेंट रहेगी? आपको नजर आता है कि लोग ये बातें करना नहीं शुरू कर देंगे कि जी इनको चेंज करें और ये कप्तान भी चेंज करें जी और ये फलाना। तो हमारे इस मुल्क में आप उठा के देख लें किसी भी टॉप इवेंट के बाद जहां पाकिस्तान की टीम ने अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखाई, आपके तमाम का तमाम जो है ना ओवरऑल चेंजेस हो जाती हैं और किसी किस्म की कोई चीज जो है वो नहीं रहती जो कि कंटिन्यूटी के साथ चल रही हो। और उसमें आप सिलेक्शन कमेटी को भी चेंज कर देते हैं, उसमें बहुत सारी आप जो तब्दीलियां ले आते हैं, बिकॉज आपने अपने आप को बचाना होता है एज ए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की टॉप हायरार्की कहती है कि यार हम ये डिसीजन लेंगे तो कम से कम, क्योंकि पब्लिक जो है वो इसके खिलाफ हुई है, ये हम डिसीजन ले लेंगे तो थोड़ी हमारी सी भी जरा ये पजीराई हो जाएगी कि ठीक है जी इन्होंने कोई डिसीजन लिया। लेकिन हम आपको ये बता रहे हैं कि ये प्रॉब्लम्स होंगी अगर आपने ये चीजें नहीं की। ये हमारी राय है जो हम फील करते हैं कि जो इतनी ज्यादा हम क्रिकेट को देख के, जो ऑब्जर्व करके और टीम के साथ रह के जितना मेरा अरसा गुजरा है और जिसकी किस्म की जो प्लानिंग होती है उसको सामने रखते हुए मैं ये फील कर रहा हूं कि ये रॉन्ग फुट यानी रॉन्ग फुटिंग के ऊपर जा रहे हैं टुवर्ड्स वर्ल्ड कप। लेकिन मैं मानता हूं कि फखर जमान फेल हो जाए, मैं कहता हूं कि शर्जील फेल हो जाए, लेकिन एज एन ओपनिंग बैट्समैन, नॉट एज ए मिडिल ऑर्डर बैट्समैन। देखिए कोई आपको गुड। ना बाबर को कुछ कहेगा ना रिजवान को कोई कुछ कहेगा, इसलिए कि आप तो है ही मिडिल ऑर्डर बैट्समैन। तो आपको आपके ऊपर तो ये जिम्मेदारी थी नहीं कि आप ओपन करें। आपको तो उस वक्त मेकशिफ्ट ओपनिंग करनी पड़ गई जब आपके पास मुस्तनद ओपनर्स नहीं थे इन दी शेप ऑफ फखर एंड शर्जील या फॉर दैट मैटर अदर ओपनर ओपनिंग बैट्समैन जो कि अभी यहाँ पर नहीं। सो वो आपकी जो बात है इसको अभी से मैंने आपको बात की ना, आपने इस वक्त सोचना क्या है कि पाकिस्तान टीम की बेहतरी के लिए हमने कौन कौन से कदम लेने हैं जो पाकिस्तान को वर्ल्ड कप T20 में अच्छी परफॉर्मेंस करते हुए दिखाए। देखिए कोई ये चीज भी ना भूले कि अभी तक जितने भी हमने मैचेस खेले हैं वो लोअर रैंक टीम के साथ खेले हैं। अभी तो हमारी जो सीरीज आ रही है वो टॉप रैंक टीम के साथ आ रही है, तो आपका तो मुकाबला वैसे ही बढ़ गया ना। आप अगर 7 और 8 वालों के साथ मैचेस खेल के जीत के आ गए हो और ये चीजें कहते फिर रहे हो कि जी देखिए टीम तो जीत रही है ना, टीम जीत रही है क्योंकि इसलिए कि आपकी टीम उनसे बहुत बेहतर थी जिनके खिलाफ आप खेल रहे थे।
अब आपके सामने जो टीमें आपसे बेहतर हैं जिनके खिलाफ आप खेलने जा रहे हैं, हाँ यहां अगर आपने अच्छी कारकर्दगी दिखा दी तो वहां हमारा ये होगा कि यस, अब पाकिस्तान की टीम जो है ना वो तैयार हो रही है और तैयार हो गई है वर्ल्ड कप के लिए। अगर आप ये दो सीरीज जो आने वाली हैं वो नाकाम हो गई तो फिर आपके पास कोई ऐसा रास्ता नहीं बचेगा कि आप टीम को तैयार कर सकें फॉर द वर्ल्ड कप। बात करते हैं ब्रेक के बाद। क्रिकेट हंगामा में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। पीएसएल सीजन 6 की ये इंपॉर्टेंट ट्रांसमिशन बीटीवी आपके लिए लेकर आया। तो अरुण भाई चलें, वर्ल्ड कप से पहले एक बात तो सामने आ गई है कि यूनुस खान अब टीम के साथ नहीं होंगे। आप यूनुस खान क्या लिख रहे थे बैठ के, जब जिम्बाब्वे के बैट्समैन बैटिंग कर रहे थे वो चिकमबुरा की भी परफॉर्मेंस नोट कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं बात समझ में आ रही थी कि कुछ है ड्रेसिंग रूम के माहौल में, और उसका असर हमने देख लिया कि इंग्लैंड के टूर पे जब लोगों को बुलाया गया कि आप क्वारंटाइन हो जाएं आके यहाँ पर, और यूनुस खान ने वहां इनकार कर दिया। क्या रीजन लग रहा है वैसे आपको? देखिए, मैं एक चीज आपको यूनुस की पर्सनैलिटी के बारे में बता दूं कि यूनुस जो है ना वो एक बहुत ही स्ट्रांग पर्सनैलिटी है, वेरी स्ट्रांग हेडेड मैन। एक तो सबसे बड़ी चीज ये है कि देखिए बाज दफा होता ये है कि आपको, जैसे मैं पहले ही कह रहा था कि देखिए किसी भी मैनेजेरियल या मैनेजमेंट की कैपेसिटी में यूनुस खान ने कभी काम नहीं किया। यूनुस हमेशा से एक टॉप ऑर्डर बैट्समैन रहे हैं, उन्होंने अपनी टॉप परफॉर्मेंसेस दी हैं, उनको कप्तान भी बनाया था, तो बहुत ही ज्यादा अथॉरिटेटिव कैप्टन बने, जिसकी वजह से आपको याद होगा कि ड्रेसिंग रूम में भी बहुत ज्यादा खौफ था और लोग कह रहे थे कि यूनुस बहुत सख्त आदमी है, इवन के वो हंसने का भी मौका नहीं देते थे। तो जितना मैं यूनुस को जानता हूँ, क्योंकि मैंने इसको अंडर 19 से लेके चला हूँ, इसको, इसकी पर्सनैलिटी को और इसके माइंडसेट को मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। कोई भी चीज जो इनकी मर्जी के खिलाफ होगी ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, सबसे पहली चीज तो ये है। और अगर वो चीज नहीं होती तो ये नहीं करते कि उसको किसी के साथ मिलके बैठ के गुफ्तगू करें या कोई ऐसी चीज करें, ये एब्रप्ट एक्शन लेते हैं और रिजाइन कर देते हैं। आप उठा के देख लीजिए, इफ यू रिमेंबर, कि मुझे अच्छी तरह याद है कि जब शहरियार साहब चेयरमैन थे तो यूनुस खान एज कैप्टन उनसे मिलने गए, तो शहरियार साहब उस वक्त मीटिंग कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि अच्छा 5-10 मिनट जरा वेट करें, मैं बुला लेता हूँ। तो 5-10 मिनट तक जब वो मीटिंग थोड़ी सी प्रोलॉन्ग कर दी, यूनुस खान छोड़ के चले गए और नीचे आके उन्होंने रिजाइन कर दिया कि जी चेयरमैन कैप्टन से नहीं मिल रहा है। इफ यू रिमेंबर, अगर आपको याद है ये चीज जो मैं कह रहा हूँ। जी जी बिल्कुल याद है, बिल्कुल याद है। हाँ, और फिर के मैं क्या गोली मार लूं अपने आप को, और ये वो उनके जी, स्टेटमेंट बड़े मशहूर है अरुण भाई। तो मैं इसलिए ये कह रहा हूँ कि जो यूनुस है ना, देखिए एक तो होता ही है कि आपने जब किसी ऐसे एनवायरनमेंट में काम नहीं किया हुआ होता जहां 3 से 4 या 5 ऐसे बंदे हों जो मिलके एक चीज को चला रहे हो। देखिए जब आप ऐसे प्लेयर कर रहे होते हैं ना, आपका, अगर आप बैट्समैन है तो आपका बैट बोलता है, आप परफॉर्म करते हैं तो कोई दूसरा 11 आदमी या जो 16 बंदे हैं इंक्लूडिंग टीम मैनेजमेंट, वो आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन जब आप टीम मैनेजमेंट का हिस्सा होते हो ना, तो आपने तो परफॉर्म नहीं करना होता, आपने परफॉर्मेंस लेनी होती है। परफॉर्मेंस लेने के लिए मुख्तलिफ पैराए हैं, मुख्तलिफ तरीका कार है, क्योंकि आपने जब इस किस्म की कैपेसिटी में काम ही नहीं किया हुआ तो आपके पास वो वाली टूल्स नहीं है जिसके मुताबिक आप ये काम कर सकें। क्योंकि मैंने ये फील किया था कि जो यूनुस खान थे वो ये चाहते थे एब्सोल्यूट अथॉरिटी, कि वो जो वो करना चाह रहे हैं वो उनको करने दिया जाए। और मेरा अपना ख्याल है कि इसी एश्योरेंसेस के ऊपर ही यूनुस खान ने एक्सेप्ट की होगी ये पोजीशन। और जब उन्होंने विद द पैसेज ऑफ टाइम ये देखा कि वो चीजें नहीं हो रही, तो उन्होंने एब्रप्टली ये शो किया और उन्होंने अपने आप को अरुण किनारे भाई पे मेरे किया। सोर्सेज के मुताबिक, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, यूनुस खान पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मैनेजमेंट से, जिसमें वकार और मिसबा शामिल थे, फेड अप हो चुके थे। और वो जो आप अकेले बैठे हुए देखते थे उनको, और आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल ही तन्हा दिखाई दे रहे थे, वो फेड अप हो चुके थे। लेकिन उसके बावजूद भी उनके ऊपर बड़ी बातें होती हैं कि जी वो 1 मिनट में छोड़ के चले जाते हैं, ये तो उनका दिमाग एकदम से घूम जाता है, और ये वो, उन्होंने इसके बावजूद कोई ऐसा कदम नहीं उठाया। लेकिन अभी हाल ही में जो जिन प्लेयर्स को हाई परफॉर्मेंस सेंटर में मदऊ किया गया था, वहां बैटिंग के लिए उनकी बेहतरी के लिए यूनुस खान को भी मदऊ किया गया था। लेकिन जब यूनुस खान वहां पहुंचे तो और भी कोचेज वहां पे काम कर रहे थे उन्हीं प्लेयर्स के साथ कि जिन्हें ट्रैवल करना है। ठीक है, कोई अंडर 19 के प्लेयर आते या ए टीम के प्लेयर आते या वो प्लेयर आते जो पाकिस्तान टीम का हिस्सा नहीं थे, उनका कोई कैंप होता और दूसरे तरबियत दे रहे होते। लेकिन उन्हीं प्लेयर्स को यूसुफ, मिसबा तो चले वहां पर भी होते हैं, लेकिन यूसुफ भी थे और ये ट्रेनिंग देते हुए दिखाई दिए, कुछ और भी कोचेस थे।
तो यूनुस को इस बात पर एतराज था। यूनुस ने उस पर एहतजाज नहीं किया, बल्कि अपना बैग उठाया और वापस घर चले गए। और उसके बाद यूनुस से जब राब्ता किया गया कि आपने क्वारंटाइन होना है दौरा इंग्लैंड के लिए, तो यूनुस ने मना कर दिया कि मैं अवेलेबल नहीं हूं। तो क्या यूनुस यहाँ पे सही है या गलत है? देखिए, यहाँ मैं आपको बताऊं नसीम, यहीं मैं अगर आप ये सवाल ना करते तो मैं इसी पॉइंट पे आने वाला था कि जो दूसरा प्रॉब्लम हो रहा है वो ये है कि आई डोंट नो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने क्या सोच समझकर इतना टॉप हैवी कर लिया है इस चीज को सोचते हुए कि आप इतने सुपरस्टार्स को इकट्ठा आपने कर लिया है जिनकी अपनी सोच, अपनी ईगो है। अब आप मुझे बताएं कि आपने जब ये नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में सकलैन मुश्ताक, यूसुफ और ये इतने बड़े बड़े नाम जब वहां मिसबा वहां पर मौजूद होते हैं, ये सारे जब बड़े नाम और यूनस खान और वकार यूनस, जब ये लोग इकट्ठे होंगे, मुश्ताक अहमद भी वहां आ जाते हैं, आप मुझे बताएं कोहेजन कैसे होगा? ये नहीं हो सकता। और दूसरा ये है कि देखें, नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर सिर्फ उन प्लेयर्स को कोच कर सकता है जिसको नेशनल टीम के कोचेज ये कहें कि इनको ये प्रॉब्लम है, हम ये इनको आपके पास भेज रहे हैं, इनको आपने ये चीजों के ऊपर काम करना है, इनको आपने ठीक करना है। वेयर एज जब नेशनल कोचेज वहां पर मौजूद है, नेशनल टीम के कोचेज, तो जब भी पाकिस्तान की टीम आएगी वो सिर्फ नेशनल टीम के कोचेज ही उनको हैंडल करेंगे, उनको वो हाई परफॉर्मेंस सेंटर के कोचेज हैंडल नहीं करेंगे। हाई परफॉर्मेंस कोचेस जो हैं वो सिर्फ उस वक्त उनको हैंडल करेंगे जब पाकिस्तान की टीम अवे होगी, पाकिस्तान की टीम की मैनेजमेंट वहां नहीं होगी, और वहां से बैठ के वो आपको बताएंगे जी T20 का ये स्क्वाड के प्लेयर्स हम आपके पास भेज रहे हैं, 50 ओवर्स के प्लेयर्स ये हम आपके पास भेज रहे हैं। अब जब 50 ओवर्स खेल रहे हैं तो टेस्ट मैच का ये स्क्वाड आपके पास आ रहा है और T20 का ये स्क्वाड आ रहा है, इनके ऊपर आप काम करें और ये लाइंस हम आपको गाइडलाइंस दे रहे हैं, इनके मुताबिक आपने काम करना है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ ये है कि जो ईगोज इतनी ज्यादा है कि जो वहां हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स में कोचेस हैं वो कहते हैं हमसे ज्यादा और कौन समझता है यार, मैं बहुत बड़ी क्रिकेट खेला हूँ, हमारे यहाँ मुकाबला ये होता है, तुमने ज्यादा रन किए कि मैंने ज्यादा रन किए। असल में हेडलाइन का बिल्कुल टाइम हो गया। सिर्फ यूनुस ने सही डिसीजन लिया, इस पे और डिटेल पे बात करूंगा मैं आपसे, हाँ या ना? नहीं 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 नहीं, सही डिसीजन नहीं लिया। मैं आपको उस पर कल इसके ऊपर फिर बात करेंगे, उससे सही डिसीजन नहीं हम डिटेल पे बात करेंगे क्योंकि हमारे प्रोग्राम खत्म होने का टाइम हो गया। या नसीम राजपूत अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ चाहता है जल्द फिर मिल रहे हैं। टिल दैट, अल्लाह ने के बाद।